नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद आज पूर्व भारतेंदु युग में खड़ी बोली गद्य का विकास इस विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करूंगा। पूर्व भारतेंदु युग खड़ी बोली गद्य की प्रेरक परिस्थितियां अर्थात उस युग में खड़ी बोली गद्य के विकसित होने के कारण। खड़ी बोली दिल्ली और मेरठ के आसपास के जनसाधारण की भाषा है। दिल्ली पर मुसलमानों के शासन के स्थापित हो जाने पर फारसी भाषा राज कार्य में व्यवहृत होती रही। मुसलमानी शासनकाल में हिंदुओं की एक बड़ी संख्या मुसलमानी राज कार्य में नौकरी करती थी। इस संपर्क का शुभ परिणाम यह निकला कि फारसी के राज्य भाषा होने पर दोनों जातियों के पारस्परिक विचार विनिमय की भाषा खड़ी बोली बनी रही। 14वीं सदी में गुजरात और दक्षिण भारत में मुस्लिम शासन स्थापित हुआ। तत्पश्चात बंगाल और बिहार में भी मुस्लिम सल्तनतें कायम हुई। इस प्रकार उत्तरी भारत के मुस्लिम शासकों के साथ यहाँ कर्मचारी वर्ग और व्यापारी वर्ग भी उन नए प्रदेशों में पहुँचे। इसी प्रकार खड़ी बोली के बोलने वालों के भारत भू के विस्तृत भाग पर फैल जाने पर खड़ी बोली का प्रचार हुआ और वह धीरे धीरे अंतः प्रांतीय व्यवहार की भाषा बन गई। गद्य क्षेत्र में ब्रज भाषा को अपदस्थ कर खड़ी बोली के उस क्षेत्र में प्रतिष्ठित होने का एक अन्य भी ऐतिहासिक कारण है। अंग्रेजी शासन की स्थापना के साथ शासक वर्ग को इस देश की किसी ऐसी भाषा को सीखने की आवश्यकता महसूस हुई जिसे देश के बहुत से निवासी बोलते हों। सौभाग्यवश हिंदी खड़ी बोली देश की एक ऐसी भाषा थी जो कि शासक वर्ग एवं ईसाई धर्म प्रचारकों की आवश्यकता पूर्ति के लिए समर्थ थी। पहले है दक्षिणी का गद्य। खड़ी बोली के साहित्य का उद्भव एवं विकास प्रारंभ में दक्षिण के अनेक मुस्लिम राज्यों के आश्रय में हुआ। खड़ी बोली गद्य का भी प्रारंभिक रूप दक्षिणी साहित्य में मिलता है। दक्षिण के साहित्यकारों ने अपनी भाषा को हिंदी, हिंदवी, दक्षिणी, देहलवी, जबान हिंदुस्तान आदि कई नामों से पुकारा है, किंतु वस्तुतः वह खड़ी बोली का ही प्रारंभिक रूप है। दक्षिण के गद्य लेखकों में ख्वाजा बंदे नवाज, गेसूद्राज, शाह मिराजी, शमसुल उस्साक, शाह बुरानुद्दीन जानम, अमीनुद्दीन आला, मुला वजी आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ख्वाजा बंदे नवाज गेसूद्राज 1346 से 1423 ईस्वी ने लगभग 15 ग्रंथ अरबी फारसी में तथा 3 ग्रंथ दक्षिणी या खड़ी बोली में लिखे। मिराजुल आस्कीन, हिदायतनामा, रिसाला, सोहवारा या 12 मासा। मिराजुल आस्किन दक्षिणी की पहली रचना मानी जाती है तथा 14वीं सदी की रचना होने के कारण इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। यह 19 पृष्ठों की एक छोटी सी रचना है जिसमें सूफी धर्म के उपदेश दिए गए हैं। बंदे नवाज की अन्य रचनाएं भी धर्मोपदेश संबंधी हैं। दक्षिणी गद्य की अन्य रचनाओं में सरहम गसूद, उलमलूग, शाह मिराजी 15वीं शताब्दी, इरशादनामा, शाह जानम, रिसाला मुख्तार शाह अमीन, अमीनुद्दीन आला, सबरस, मुला वजई आदि उल्लेखनीय हैं। ये रचनाएं 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक की खड़ी बोली के विकास क्रम को स्पष्ट करती हैं। यद्यपि इन सभी का मूल लक्ष्य सूफी सिद्धांतों का प्रतिपादन है, किंतु समय के साथ साथ इनकी भाषा क्रमशः अधिकाधिक शक्ति संपन्न होती गई। वजई के अनंतर भी अब दुस्समय 1651, हुसैनी 1670, शाह बुरानुद्दीन कादरी 1673, मोहम्मद शरीफ 1700 आदि लेखकों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया, किंतु 18वीं सदी में इसका स्थान उर्दू ने ले लिया, जिससे इसका विकास दक्षिणी में अवरुद्ध हो गया। उत्तर भारत में खड़ी बोली गद्य का विकास। उत्तरी भारत में खड़ी बोली गद्य की परंपरा का सूत्रपात 17-18वीं सदी से होता है।
उत्तरी भारत की खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम उल्लेखनीय रचना अकबर के दरबारी कवि गंग की चंद छंद वर्णन की महिमा 17वीं शती है। इसमें ब्रज मिश्रित खड़ी बोली का व्यवहार किया गया है। इस ग्रंथ की प्रामाणिकता के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। 18वीं शताब्दी की दो महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं भाषा योग वासिष्ठ 1741 एवं पद्म पुराण 1761 हैं। भाषा योग वासिष्ठ के रचयिता पटियाला के राज्याश्रित कथावाचक राम प्रसाद निरंजनी हैं। इसकी भाषा काफ़ी परिमार्जित है। पद्म पुराण के रचयिता मध्य प्रदेश के निवासी पंडित दौलत राम हैं। इसकी भाषा में प्रांतीयता का पुट भी यत्र तत्र मिलता है। ये दोनों ही रचनाएं अनुदित हैं। उस समय तक की खड़ी बोली गद्य की किसी निश्चित शैली का निर्माण नहीं हो पाया था। लेखक चतुष्टय 19वीं शताब्दी के आरंभ में हिंदी गद्य के क्षेत्र में एकाएक 4 उच्च कोटि के गद्य लेखक अवतरित हुए। मुंशी सदासुख लाल, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता 1800 ईस्वी के अधिकारियों विशेषतः जॉन गिल क्राइस्ट की प्रेरणा से अपने गद्य ग्रंथ लिखे। लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों फोर्ट विलियम कॉलेज में काम करते थे। इन दोनों ने अंग्रेज़ों के आदेश से हिंदी गद्य रचनाएं लिखी। सदासुख लाल, नियाज और इंसा अल्लाह खां ने स्वतंत्र रूप से खड़ी बोली में रचना की। इंसा अल्लाह खां ने उदयभान का चरित्र और रानी केतकी की कहानी की रचना की तथा मुंशी सदासुख लाल ने सुख सागर और सुरासुर निर्णय की रचना की। सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान का अनुवाद चंद्रावती नाम से किया और लल्लू लाल ने प्रेम सागर लिखा। यद्यपि लल्लू लाल की भाषा में ब्रज का पुट भी दिखाई देता है, किंतु सदल मिश्र की भाषा साहित्यिक एवं प्रौढ़ है। मुंशी सदासुख लाल 1746 से 1824 ईस्वी। ये दिल्ली के निवासी थे तथा उर्दू फारसी के भी विद्वान एवं साहित्यकार थे। ये कंपनी सरकार के अधीन चुनार में नौकरी करते थे। उर्दू और फारसी में इन्होंने नियाज नाम से अनेक कृतियाँ लिखी हैं। खड़ी बोली हिंदी में इन्होंने विष्णु पुराण के आधार पर सुख सागर नामक ग्रंथ की रचना की, जो शैली की दृष्टि से प्रौढ़ है। उल्लेखनीय है कि मुंशी जी ने बावजूद इसके कि वे फारसी और उर्दू के विद्वान थे, खड़ी बोली लिखते समय तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया। आचार्य शुक्ल ने इनकी भाषा शैली पर यह टिप्पणी की है कि इन्होंने हिंदुओं की बोलचाल की जो शिष्ट भाषा चारों ओर पूर्वी प्रांतों में थी प्रचलित पाई, उसी में रचना की। स्थान स्थान पर शुद्ध तत्सम संस्कृत शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने उसके भावी साहित्यिक रूप का पूर्ण आभास दिया। यद्यपि वे खास दिल्ली के रहने वाले थे, यह ले जबान थे, पर उन्होंने अपने हिंदी गद्य में कथावाचकों, पंडितों और साधु संतों के बीच दूर दूर तक प्रचलित खड़ी बोली का रूप रखा, जिसे संस्कृत शब्दों का पुट भी बराबर रहता था। इंसा अल्लाह खां 1792 से 1875। ये भी दिल्ली के रहने वाले थे और उर्दू के प्रसिद्ध शायर थे, किंतु उन्होंने अपनी उदयभान चरित या रानी केतकी की कहानी लगभग 1803 ईस्वी की रचना में विशुद्ध हिंदवी के प्रयोग का प्रयास किया है। इन्होंने खड़ी बोली को प्रौढ़ता प्रदान करने एवं सांप्रदायिक रंग से छुटकारा दिलाने के उद्देश्य से रानी केतकी की कहानी लिखी। इनके समय में खड़ी बोली में जो साहित्य लिखा जा रहा था, उसमें उर्दू शब्दावली और ब्रज भाषा का पुट अत्यंत स्पष्ट था। इंसा अल्लाह खां ने अपने गद्य में ब्रज भाषा और उर्दू शब्दावली से बचने का यथासंभव प्रयत्न किया है। इंसा अल्लाह खां ने अपनी शैली को रोचक बनाने के लिए मुहावरों के साथ बीच बीच में तुकांत गद्य का भी प्रयोग किया है। इंसा अल्लाह खां का महत्व इसलिए अधिक है कि इनकी खड़ी बोली इनके पूर्व के तीनों आचार्यों से अलग है और पर्याप्त सुंदर और आकर्षक भी है। इनकी भाषा शैली की प्रशंसा अधिकांश विद्वानों ने मुक्त कंठ से की है। फिर है लल्लू लाल 1763 से 1825। आगरा के निवासी गुजराती ब्राह्मण थे।
तथा इन्हें संस्कृत के विशेष ज्ञान के साथ उर्दू का भी थोड़ा बहुत ज्ञान था। फोर्ट विलियम कॉलेज में इनकी नियुक्ति हिंदी और उर्दू पढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। इन्होंने यूँ तो कई पुस्तकें लिखी, किंतु खड़ी बोली की दृष्टि से इनकी उल्लेखनीय पुस्तक है प्रेम सागर। प्रेम सागर वास्तव में चतुर्भुज दास द्वारा रचित भागवत दशम स्कंद का अनुवाद है। इस पर ब्रज भाषा का पर्याप्त प्रभाव है। इनकी ठेठ हिंदी में उर्दू के शब्द भी आ गए हैं। प्रेम सागर के अतिरिक्त इन्होंने सिंहासन बत्तीसी, बैताल पचीसी, शकुंतला नाटक, माधोनल, राजनीति, लताइफ ए हिंदी, ब्रजभाषा व्याकरण, सभा विलास, माधव विलास, लाल चंद्रिका, ये सभी ग्रंथ अन्य ग्रंथों के आधार पर रचित हैं। ब्रजभाषा व्याकरण के अतिरिक्त कोई भी पूर्णतः मौलिक नहीं है। भाषा की दृष्टि से ब्रजभाषा के अंतर्गत आते हैं। शेष का संबंध खड़ी बोली से है। फिर है सदल मिश्र, आरा, बिहार के निवासी थे। श्री लल्लूलाल के समान फोर्ट विलियम कॉलेज में काम किया करते थे और संस्कृत हिंदी के विद्वान थे। इन्होंने 2 महत्वपूर्ण कृतियाँ चंद्रावती या नासिकेतोपाख्यान और रामचरित्र की रचना की। ये दोनों कृतियाँ क्रमशः संस्कृत की नचिकेता एवं अध्यात्म रामायण पर आधारित हैं। इनकी भाषा लल्लूलाल की अपेक्षा अधिक साफ सुथरी है और व्यवहारोपयोगी है, पर इनकी भाषा में भी पूर्वी बोली के शब्दों का यत्र तत्र प्रयोग है। उस पर प्रांतीय भाषाओं का विशेषतः बिहारी का गहरा प्रभाव है। हिंदी गद्य के विकास में ईसाई धर्म प्रचारकों का योगदान। ईसाई धर्म प्रचारकों ने भी हिंदी गद्य के विकास में पर्याप्त योग दिया है। इन्होंने अपने मत का प्रचार करने के लिए अपने धार्मिक ग्रंथों के अनुवाद, व्याख्यान, लेख तथा पाठ्य पुस्तकें हिंदी में प्रस्तुत की, जिनसे अप्रत्यक्ष में हिंदी गद्य की सेवा हुई। सन 1718 ईस्वी में श्री रामपुर में हिंदी की प्रेस की स्थापना की, जिससे अनेक पुस्तकें यथा पत्र पत्रिकाएँ प्रकाशित हुई। इनके द्वारा कलकत्ता और आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसके द्वारा विभिन्न विषयों पर पाठ्य पुस्तकें तैयार की गई। विदेशी पादरियों ने इस कार्य में अनेक भारतीय लेखकों का भी सहयोग प्राप्त किया तथा उन्हें गद्य लेखन में प्रवृत्त किया। इन संस्थाओं द्वारा 1838 से 1857 ईस्वी के बीच में विभिन्न विषयों पर अनेक सरल एवं लोकोपयोगी पुस्तकें प्रकाशित हुई। अस्तु ईसाई प्रचारकों ने गद्य शैली के विकास की दृष्टि से भले ही विशेष सफलता प्राप्त न की हो, किंतु हिंदी गद्य को विषय विस्तार प्रदान करने एवं गद्य लेखन के प्रयासों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य किया। इसकी गद्य शैली में एकरूपता एवं शुद्धता का अभाव अवश्य खटकता है। कहीं वे ब्रज भाषा से प्रभावित हैं तो कहीं उर्दू से। इनमें कहीं कहीं अत्यंत दूषित एवं हास्यास्पद प्रयोग भी मिलते हैं। ब्रह्म समाज का योगदान। हिंदी गद्य के विकास में बंगाल के राजा राम मोहन राय एवं उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज का भी योगदान है। राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में वेदांत सूत्रों का हिंदी अनुवाद प्रकाशित करवाया तथा आगे चलकर 1829 ईस्वी में एक पत्रिका बंगदूत भी हिंदी में निकाली। यद्यपि राजा साहब की भाषा पर बंगला का थोड़ा प्रभाव रहता था, किंतु फिर भी उनकी शैली पर्याप्त प्रभावपूर्ण है। बंगाली होते हुए भी उन्होंने हिंदी को अपनाकर अपनी व्यापक राष्ट्रीयता का भी परिचय दिया है। सारे राष्ट्र की भाषा हिंदी ही हो सकती है, इस तथ्य को राजा साहब ने आज से 150 वर्ष पूर्व ही ग्रहण कर लिया था, जो उनकी व्यापक दृष्टि एवं दूरदर्शिता का प्रमाण है। पत्र पत्रिकाओं का योगदान। सन 1826 ईस्वी में कानपुर से पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादकत्व में हिंदी की प्रथम पत्रिका उद्दंत मार्तंड प्रकाशित हुई, जो साप्ताहिक थी। इस पत्रिका का लक्ष्य विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करना था, अतः इसमें राजनीतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, व्यापारिक आदि विविध विषयों का समावेश रहता था।
पर यह पत्रिका लगभग 1 वर्ष बाद बंद हो गई। इसके अनंतर अनेक पत्र पत्रिकाएँ निकली, जिनमें कुछ का विवरण इस प्रकार है। बनारस अखबार काशी से राजा शिव प्रसाद हिंद के संपादकत्व में 1845 ईस्वी में, सुधाकर काशी से बाबू तारा मोहन मित्र के संपादकत्व में 1850 ईस्वी, बुद्धि प्रकाश आगरा से मुंशी सदासुख लाल के द्वारा 1852 ईस्वी में। इनके अतिरिक्त और भी कई पत्र पत्रिकाएँ निकले, यथा विद्यादर्श मेरठ, धर्म प्रकाश आगरा, ज्ञान दीपिका सिकंदराबाद, वृतांत दर्पण आगरा, भारत खंड अमृत आगरा, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका लाहौर आदि। इन पत्र पत्रिकाओं में खड़ी बोली का प्रयोग होता था तथा इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यावहारिक विषयों पर गद्य लेखन की परंपरा को पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक काल के प्रारंभ 1857 ईस्वी से पूर्व ही गद्य के क्षेत्र में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा सम्यक रूप से हो गई थी तथा प्रायः सभी वर्ग के विद्वानों एवं लेखकों ने इस क्षेत्र में खड़ी बोली को ही पूर्णतः मान्यता दे दी थी। यद्यपि अभी तक खड़ी बोली का पूर्ण परिष्कार होना बाकी था, किंतु उसकी स्थापना भली भांति हो चुकी थी। राजस्थानी, ब्रज आदि भाषाओं का गद्य खड़ी बोली के गद्य की तुलना में सर्वथा पिछड़ गया था। धन्यवाद।